हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस के कंपनी को एनालाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी निटी ग्रिटी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनुअल रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में कौन सी चीजें पढ़ने वाली होती हैं और कौन सी चीजें कंप्लीटली इग्नोर की जा सकती हैं, और इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और ये सारी स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट में आपको कहां पर मिलती हैं। तो आइए अब हम यहां पर चलते हैं अपनी वीडियो सीरीज के सेकंड वीडियो पे, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं। बैलेंस शीट किसी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस होता है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट कहां पर देखी जाती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया था। अब मैं यहां पर आपको लेकर चलूंगा स्कैनएक्स पे, और स्कैनएक्स पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बैलेंस शीट में कौन कौन सा डेटा पॉइंट आपके काम का है और उनकी इंप्लीकेशन क्या है और उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। आइए मैं यहां पर ओपन करता हूं scanex.trade। यहां उसके होम पेज पे पहुंच गया हूं और यहां पर मैं किसी भी कंपनी पे क्लिक कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर क्लिक करते हैं इन्फोसिस पे। तो हमने यहां पर क्लिक किया इन्फोसिस पे और मेरे सामने ये इन्फोसिस का पेज ओपन हो गया है। मैं चलता हूं इन्फोसिस की बैलेंस शीट पे, और यहां पर बैलेंस शीट पे आने पर हम ये चीज नोटिस करते हैं कि ये बैलेंस शीट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारे एसेट्स, दूसरी है हमारी लायबिलिटीज और तीसरी है हमारी शेयर होल्डर इक्विटी। तो दोस्तों, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी एसेट्स एक्वायर करे हैं या तो वो लायबिलिटी के थ्रू आए हैं या फिर वो खुद के पैसे से खरीदे गए हैं, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी को यूज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर समथिंग दैट वी ओन, और अगर हम कंपनी की टर्म्स में बात करें तो एसेट्स आर समथिंग दैट कैन हेल्प अस जनरेट रेवेन्यू, और दे मे हेल्प अस जनरेट रेवेन्यू इन द फ्यूचर। लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हम किसी को ओ करते हैं, हम किसी के देनदार होते हैं। अब ये सोचिए, एसेट्स और लायबिलिटीज कितने टाइप की हो सकती है? दोस्तों, वैसे तो एसेट्स और लायबिलिटीज बहुत सारे टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करनी है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे काम के दो टाइप के एसेट्स होते हैं। वन इज अ करंट एसेट एंड अदर इज अ नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। थोड़ा सिंपल रखते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिसको आप एक साल से कम के पीरियड में इसको सेल कर सकते हैं और ये आपके लिए कैपिटल जनरेट कर लेगा, आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, आपको पैसे लाके दे देगा। देन दिस इज कॉल्ड अ करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, आपकी इन्वेंटरीज आपकी करंट एसेट्स हैं। वहीं इसके अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिसको आप इमीडिएटली नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल, आपका प्लांट, आप प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें इमीडिएटली नहीं बिकते हैं, तो इसलिए कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दिखाते हैं। तो दीज काइंड ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। दोस्तों, एक बात याद रखना, बैलेंस शीट पढ़ने के टाइम पे सारे के सारे एसेट्स अच्छे ही कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, दोनों एसेट्स अच्छे ही हैं। हाँ, लेकिन हम इसको बाद में डाइसेक्ट करेंगे कि कौन से एसेट का ज्यादा होना ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अभी के लिए ब्रॉडली पकड़ के चलते हैं कि सारे एसेट्स आपके अच्छे होते हैं। फिर हम लायबिलिटीज पे आते हैं। लायबिलिटीज भी आपकी दो टाइप की होती है। करंट लायबिलिटी जो आपको एक साल से कम पीरियड में रीपे करनी है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट जो आपको एक साल के बाद रीपे करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने 20 साल का लोन ले रखा है, 10 साल का लोन ले रखा है, ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन लायबिलिटी बिजनेस के लिए जरूरी होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन लायबिलिटी ऐसी चीज जरूर है जो आपको पे करनी है। देखो, कम लायबिलिटी अच्छी है या बुरी है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है अभी के लिए, हम इसको बाद में कंपनी टू कंपनी स्टडी करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने दो चीजें आ रही हैं। अब समझिए, यहां पर कुछ रेशोज डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप बेसिक रेशोज के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, ओकेइश है, किस टाइप की कंपनी है। आइए हम दोबारा चलते हैं। यहां पर ये हमारे सामने इन्फोसिस की बैलेंस शीट खुली हुई है। अब देखिए, इस कंपनी के पास करंट एसेट्स मतलब ऐसी कोई चीज जो इसको एक साल में पैसा जनरेट करके देने वाली है, वो है अपनी 9,432 करोड़ के आसपास, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 90,000 करोड़ के आसपास के आपके पास एसेट्स हैं। ये आपके करंट एसेट्स हैं, मतलब जो आपको एक साल में पैसा जनरेट करके दे सकते हैं। वहीं अगर हम करंट लायबिलिटी देखें तो करंट लायबिलिटी सिर्फ 38 या 39,000 के आसपास की है। 40,000 मान लेते हैं, मतलब मैंने जितनी देनदारी है अगले एक साल के अंदर वो सिर्फ 40,000 करोड़ के आसपास की है, या फिर जो पैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो सारा मिला के 90,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। मतलब मेरे करंट एसेट्स मेरी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ब्रॉडर लेवल पे या फिर होलिस्टिक लेवल पे अगर हम सोचें तो ये बात तो समझ में आ जाती है हमें कि आपकी करंट रेशो अगर 1 से बहुत ज्यादा कम है तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। मतलब आपके पास इतने एसेट्स भी नहीं है कि आप अपने शॉर्ट टर्म लोन की रीपेमेंट कर सके। आपकी एक महीने की ईएमआई 30,000 रुपीज है, तो एक साल की ईएमआई होगी 3,60,000 रुपए। आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
3,60,000 रुपए की EMI पे करनी है, जबकि आपके पास जो कैश है, जो करंट एसेट्स की फॉर्म में इन्वेंट्री है या फिर जो लेनदारी भी है, ये सारी चीज मिला के आपकी सिर्फ 2.5 लाख रुपीस की बन रही है। इसका मतलब आपके सामने अब दो ही सिचुएशन आने वाली है। पहली, या तो आप इस लोन पे डिफॉल्ट करने वाले हैं, जो आपने करंट लायबिलिटी ले रखी है, या तो आप उसको रीपे नहीं कर पाएंगे, और या फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचना पड़ सकता है करंट लायबिलिटी को रीपे करने के लिए। वहीं इसके अगेंस्ट आप ये सोचिए, क्या ये सारा का सारा पैसा श्योर है कि 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या पता ना हो, इसलिए 1 से थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छी बात है ना। इसीलिए हम यहां पर 2 के आसपास की लेकर चल सकते हैं कि करंट रेशो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में अगर 2 गुना है, 2.25 गुना है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कम होगा तो आपके लिए खराब बात हो सकती है। तो इस तरीके से आप बेसिक लेवल पर बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों याद रखना कि जिन कंपनीज की डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा होती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आने पर ऐसी कंपनी सबसे पहले गिरती है। आई होप अब आप ये सारी चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों बैलेंस शीट बहुत ही काम की चीज है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, प्रेफर्ड इक्विटी, कॉमन इक्विटी, इन सारी चीजों के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। मैंने तो सिर्फ 2 एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अगर आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है और मजा भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहां पर लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारी कंपनीज का एक एक करके एनालिसिस भी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.